गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज ये लेके आया हूँ 500 क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज़ पॉलिटी के। तो उसका ये फर्स्ट सेट है जिसमें 25 क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1983 में केंद्र सरकार द्वारा राज्य संघ राज्य संबंधियों पर निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो 1983 में केंद्र सरकार द्वारा राज्य संघ संबंधियों पर निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो ये था सरकारी आयोग की नियुक्ति की गई थी 1983 में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो सरकारी आयोग की स्थापना 1983 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न विभागों पर केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए की गई थी। न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया यह आयोग के अध्यक्ष थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे या जज थे। तो सरकारी आयोग सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन पे 1983 में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? तो स्टाम्प शुल्क है, चिकित्सा शुल्क है, चिकित्सा एवं शौचालय सामग्री पर उत्पाद शुल्क, बिक्री कर या स्टैम्प शुल्क, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों ही है इसका आंसर। ये स्टैम्प शुल्क और चिकित्सा एवं शौचालय सामग्री पर उत्पाद शुल्क ये दोनों ही केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन एकत्र और विनियोजित राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चिकित्सा और शौचालय सामग्री पर स्टाम्प शुल्क और उत्पाद शुल्क से उत्पन्न राजस्व केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन संबंधित राज्य सरकार द्वारा एकत्र और रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है? तो संपदा शुल्क, बिक्री कर, भू राजस्व या सभी? तो इसका आंसर है सभी। ये सारे कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है और वसूले भी जाते हैं। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कर हैं बिक्री कर और वैट, व्यवसायिक कर, विलासिता कर, मनोरंजन कर, मोटर वाहन कर, राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों पर कर, कृषि आय पर कर, भूमि और भवनों पर कर और खनिज अधिकारों पर कर। तो ये सब राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है लेकिन आय संघ और राज्यों के बीच वितरित की जाती है? तो कौन सा है? बिक्री कर, आय कर, संपदा शुल्क या भू राजस्व? तो इसमें से ये जो आय कर है ये लगाया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इक्वली नहीं, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये फाइनेंस कमीशन जो बनती है वो रिकमेंड करती है कि कितना कितना कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इसको। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आयकर अधिनियम 1961 के तहत केंद्र सरकार द्वारा आयकर लगाया जाता है। यह कर वित्त आयोग की सिफारिशों पर राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। तो फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के तहत है? फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है? केंद्र सरकार द्वारा लगाया भी जाता है और वसूला भी जाता है। तो कौन सा है? कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क, संपदा शुल्क या सारे? तो ये जो सारे हैं ये सब केंद्र सरकार द्वारा लगाए और वसूले जाते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सभी प्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर हैं आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क। अप्रत्यक्ष कर थे लेकिन जीएसटी में विलय कर दिया गया इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है? तो कौन सा आर्टिकल है केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान देना? तो आर्टिकल 270, आर्टिकल 280, आर्टिकल 275 या आर्टिकल 265? तो इसका आंसर है आर्टिकल 275C। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुच्छेद 275 आवश्यकता के समय कुछ राज्यों को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान से संबंधित है। यह निधि आवंटन केंद्र सरकार के विवेक पर निर्भर करते हैं। इसे भारत की संचित निधि पर
भारत किया जाएगा। संचित निधि क्या? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के चुनाव आर्टिकल 66 में है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या राज्य की विधानसभाएं। तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से संसद हटा सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का है। हालांकि वो कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। उपराष्ट्रपति देश का पदेन अध्यक्ष होता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। इसका आंसर है ए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब वह अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? तो कौन सा है? आर्टिकल 76, आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 या आर्टिकल 72? तो कौन सा है इसमें से? आर्टिकल 75। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा चलिए देखते हैं आर्टिकल 75 क्या कहता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। किसी मंत्री के कार्यकाल में प्रवेश करने से पहले राष्ट्रपति उसे तीसरी अनुसूची में उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। तो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कोई मंत्री जो लगातार 6 महीने की किसी भी अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। तो उसे 6 महीने के अंदर कहीं ना कहीं से जीत के आना होगा संसद में, या राज्यसभा का सदस्य बन के आना होगा। मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है। जब तक संसद ऐसा निर्धारित नहीं करती तब तक वे दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेगा? कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। अनुच्छेद 78 ने 78 ने प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति से आधिकारिक संचार के लिए जिम्मेदार बनाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्रियों सहित मंत्रियों की कुल संख्या डैश से अधिक नहीं होगी। तो लोकसभा के 20% सदस्य, लोकसभा के 10% सदस्य, लोकसभा के 25% सदस्य या लोकसभा के 15% सदस्य। तो लोकसभा के 15% सदस्यों से ज़्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती प्रधानमंत्री के साथ। ये इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 2003 के 51वें संशोधन अधिनियम में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने का प्रावधान किया गया। संशोधन में प्रावधान है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल ताकत के 15% से अधिक नहीं होगी। किसमें है यह अनुच्छेद? आर्टिकल 75(1)(a). चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या निम्नलिखित है। तो वर्तमान में जो न्यायाधीश हैं वो 33 हैं। ठीक है, हाँ 33 हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के 34 हैं। तो सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 5 अगस्त 2019 को कानून और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। यह अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 30 न्यायाधीशों भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर तय करता है। विधेयक इस संख्या को 30 से बढ़ाकर 34 कर देता है। तो 34 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 और जजेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट देखते हैं।
अच्छा, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, और जब तक संसद कानून द्वारा बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करता है तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे। तो ये 7 जो है ये उस समय डिसाइड किया गया था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां हैं? मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस, न्यायिक समीक्षा, या सारे। तो ये सारे के सारे जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय है। ये कानून के शासन को कायम रखता है और संविधान में दिए गए नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा भी करता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। तो गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है? तो आर्टिकल 137, 144, 126 या 124। तो ये है आर्टिकल 124। अभी तो आर्टिकल 124 में क्या है, अभी हम लोग पीछे देख ही चुके हैं। आर्टिकल 124 फिर से देख लेते हैं। आर्टिकल 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत के एक मुख्य न्यायाधीश का गठन होगा, और जब तक संसद कानून द्वारा बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती है तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, श्री संजीव खन्ना भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश हैं? ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। कौन से हैं? 51वें न्यायाधीश हैं। आंसर है इसका ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों से संबंधित है? पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 71, 74, 72 या 75? तो कौन सा है? 72। आर्टिकल 72 में पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख किया गया है। जब भारत के राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सजा या सजा के मामले में कोई कार्रवाई करते हैं तो ये कार्रवाई उनकी क्षमादान शक्तियों के रूप ले लेती है। हालांकि राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र होकर अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। भारत के संविधान में राष्ट्रपति की 5 प्रकार की क्षमा शक्तियों के बारे में चर्चा की गई है। क्षमा, पार्डन, लघुकरण, कम्यूटेशन या कम्यूट, परिहार, रिमिशन, विराम, रिस्पाइट, प्रविलंबन, रिप्रीव। तो ये 5 तरह की शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की, जो कि पार्डनिंग पावर में आती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति पर महाअभियोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? तो महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या विधायिका के सदस्य, या संसद, या प्रधानमंत्री। तो किसके द्वारा चलाया जा सकता है राष्ट्रपति पर महाअभियोग? ये संसद के द्वारा। आंसर सी। कौन सा आर्टिकल है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट का? आर्टिकल 61। आइए देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाया जा सकता है और उसे उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटाया जा सकता है। संसद के पास राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार है। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने के लिए महाअभियोग लगाया जा सकता है। भारत में राष्ट्रपति के महाअभियोग की प्रक्रिया संसद में की जाती है, जो अर्ध न्यायिक प्रकृति की होती है। भारत में राष्ट्रपति के महाअभियोग की प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी शुरू की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल किसमें है? आर्टिकल 56 में है, बी। तो देखते हैं ये इसका एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, बशर्ते राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। तो अगर राष्ट्रपति को अपना रिजिग्नेशन देना है तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के कारण अनुच्छेद 61 में या अनुच्छेद 61 में उपबंधित तरीके से महाअभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। या तो उसका इम्पीचमेंट हो गया, महाअभियोग लग गया उस पर, और
महाभियोग जो राष्ट्रपति पे लगता है या इम्पीचमेंट राष्ट्रपति का सिर्फ एक ही उस पे होता है, वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति पर भी तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, तो तब तक राष्ट्रपति बना रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी सेकुलर स्टेट, तो मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, 5वीं अनुसूची, संविधान की प्रस्तावना। तो किसमें है सेकुलर? इंडिया को सेकुलर किसमें बताया गया है? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना में। चलिए देखते हैं। तो ये पूरा जो हमारा प्रीएम्बल है ये यहाँ पे दिया गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास श्रद्धा और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ऐतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई हुई है? ये ली गई है यूएसए से, अमेरिका से। इसका एक्सप्लेनेशन है अच्छा, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपराष्ट्रपति का पद, ये सब अमेरिका से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया? किसने किया? 44वां संशोधन अधिनियम, 42वां संशोधन अधिनियम, 56वां संशोधन अधिनियम, या इसमें कभी संशोधन नहीं किया गया? तो इसमें संशोधन किया गया है, वो है 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का नहीं, मतलब इस सेट का, शाम को एक सेट और आएगा 25 क्वेश्चंस का। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? ये सारे जो केसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो इन केसेस को भी एक बार ज़रूर स्टडी करिए। तो ये कौन सा है? अच्छा, क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो संविधान का हिस्सा नहीं है किस केस में माना गया है? सुप्रीम कोर्ट ने माना है बेरूबरी यूनियन केस 1960 और ननी कृष्णन बनाम भारत संघ, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ और अन्य राज्य, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली सरकार। तो ये बेरूबरी यूनियन केस जो 1960 का था, इसमें माना सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रीएम्बल जो है, प्रस्तावना जो है, वो संविधान का हिस्सा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बेरूबरी संघ मामला 1960 में प्रस्तावना संविधान में कई प्रावधानों के पीछे सामान्य उद्देश्यों को दर्शाती है और इस प्रकार संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है। इसके अलावा जहाँ किसी लेख में प्रयुक्त शब्द अस्पष्ट हैं या उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तो ऐसी स्थिति में व्याख्या में कुछ सहायता प्रस्तावना में निहित उद्देश्यों से ली जा सकती है। प्रस्तावना के महत्व की इस मान्यता के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से यह राय दी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। चलिए ये इस सेट के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और इस पूरे सीरीज़ में 500 क्वेश्चंस आएंगे पॉलिटी से, MCQs, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के होंगे। ये तो बहुत आसान था, ये फर्स्ट सेट था, बहुत आसान था। चलिए चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।